की बात कर रहा हूं। आपको जब मैं संख्या बताऊंगा तो आप हिल जाएंगे। इतनी ज्यादा झीलें हैं तिब्बत में और हिमालय में कि अगर उनमें से 10-15 झील भी एक साथ टूट गई तो आप कल्पना नहीं कर सकते वहां से निकला पानी दिल्ली एनसीआर में तबाही मचा सकता है। बात मैं बिहार या उत्तर प्रदेश की नहीं कर रहा हूं, उन नदियों की नहीं कर रहा हूं जो कोसी से होता हुआ, गंगा से होता हुआ पानी आ रहा है। हिमालय में, जिसमें हिमाचल और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्य भी हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते वो नक्शे से मिट जाएंगे। इतनी खतरनाक झीलें हिमालय में मौजूद है। अब सवाल यह है कि क्या यह खतरा सिर्फ फिलहाल बाढ़ तक सीमित है या फिर इसके पीछे जलवायु परिवर्तन की एक बड़ी कहानी। हिमालय ग्लेशियर पर तापमान बढ़ने का जो सीधा असर है वो पड़ रहा है, लेकिन यहां एक जरूरी बात को समझने की कोशिश करनी होगी। हर ग्लेशियर एक गति से नहीं पिघलता है। ऊंचाई, बर्फबारी, धूल, ग्लेशियर की संरचना और स्थानीय मौसम जैसे कई प्रकार की उसकी प्रतिक्रियाएं तय करते हैं। फिर भी लंबे समय में ग्लोबल वार्मिंग का असर ग्लेशियर के द्रव्यमान में कमी के रूप में देखा जाता है। प्री इंडस्ट्रियल स्तर की जो तुलना है, उस तुलना में वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी और पेरिस समझौते के तहत ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करने की कोशिशें इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण बताई जाती हैं। अगर ग्लोबल वार्मिंग जारी रहती है तो कई छोटे ग्लेशियर भविष्य में अपना अस्तित्व खो सकते हैं और बड़े ग्लेशियर भी लगातार पीछे हट रहे हैं। लेकिन विरोधाभास प्रकृति का देखिए क्या स्थिति हो गई। लेकिन विरोधाभास यह है कि ग्लेशियर पिघलने के शुरुआती दौरे में कुछ जगहों पर पानी की उपलब्धता बढ़ जाती है, जबकि लंबे समय में बर्फ का भंडार कम होने के कारण सूखे मौसम में पानी की सुरक्षा का दबाव बढ़ जाता है। वैज्ञानिकों का जो अध्ययन है, उस अध्ययन में हिमालय क्षेत्र में, अगर संपूर्ण हिमालय को ले लिया जाए, जिसमें थोड़ा तिब्बत का भाग भी ले लिया जाए, तो 30,000 से ज्यादा ग्लेशियल झीलों की पहचान हुई है। 30,000 से ज्यादा। यह झीलें देखने में बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन इनमें जमा पानी कई बार बड़े खतरे की वजह बन सकता है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इन हजारों झीलों में से 221 झीलें बेहद महत्वपूर्ण और बेहद संवेदनशील हैं। यानी कि इन झीलों में अगर प्राकृतिक बांध कमजोर हुआ, तेज बारिश हुई, भूस्खलन हुआ, ग्लेशियर का बड़ा हिस्सा टूटा, तो अचानक से भारी मात्रा में जो पानी नीचे की ओर आएगा वो तबाही मचा देगा। उसे कोई देश रोक नहीं सकता, उसे सिर्फ ईश्वरीय शक्ति रोक सकती है, इंसान तो नहीं रोक सकता। यह सबसे महत्वपूर्ण गलतफहमी है कि बड़ी झील मतलब बड़ा खतरा और छोटी झील मतलब छोटा खतरा। असल में ऐसा जरूरी नहीं है। मान लीजिए कि किसी झील में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन झील के नीचे बेहद सक्रिय और खड़ी घाटी, और उस घाटी में सड़क, पुल, बिजली परियोजना या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट या आबादी मौजूद है, तो छोटी झील का अचानक फटना बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। दूसरी तरफ कोई बड़ी झील ऐसी जगह हो सकती है जहां उसके फटने पर पानी अपेक्षाकृत कम आबादी वाले इलाके में फैल जाए। इसलिए वैज्ञानिक सिर्फ झील का क्षेत्र नहीं देखते हैं, वो झील का आयतन, ऊंचाई, ढलान और प्राकृतिक बांध की मजबूती, संभावित ट्रिगर और डाउन स्ट्रीम एक्सपोजर के साथ देखते हैं। यानी कि खतरे का गणित कुछ ऐसा है कि कितना पानी है ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, वो पानी कितनी तेजी से कहां आएगा, रास्ते में क्या क्या अपने साथ ले जाएगा, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। आपको थोड़ा और रुकता हूं, थोड़ा रुक के समझाने की कोशिश करता हूं। आपने देखा होगा हिमालय से लेकर, हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक तमाम पहाड़ी इलाका, और पहाड़ी इलाकों में अगर आप जाएंगे तो नदी के किनारे और झील, बड़े बड़े झरनों के किनारे तमाम जितने भी बिल्डर हैं, उन बिल्डरों ने बड़े बड़े अपार्टमेंट बना दिए हैं, बड़े बड़े घर बना दिए हैं और करोड़ों रुपए में उनको बेच दिया है। लेकिन अभी आपने देखा कि नेपाल में जब वो नदी का वेग वहां से आया
तो वो नदी के साथ साथ अपने कितने बड़े इलाके को उसने अपनी चपेट में लिया और सारी इमारतों को वो ढहा कर ले गया। यानी कि करोड़ों रुपए के फ्लैट खरीदने वाले वो लोग ये सोच ही नहीं रहे हैं। उन्होंने बिल्डर ने सपने दिखाए, सपने उन्हें खूबसूरत लगे और वहां पर उन्होंने मकान, दुकान और क्या खरीद लिया? फ्लैट खरीद लिया, एक खूबसूरत नज़ारे के साथ कि भाई सामने नदी है और नदी बह रही है, कल कल बहता हुआ पहाड़ों का पानी आ रहा है। लेकिन जब यह घटना होगी, ग्लेशियर फटेगा, झील फटेगी और पानी अपने वेग के साथ नीचे आएगा, तो उसके पास कोई इंची टेप नहीं होता है, मीटर मापने का कोई पैमाना नहीं है। वो बिल्डर के पास होगा, वो इंसान के पास होगा, वो अपने पास अनगिनत इलाके को अपनी चपेट में ले लेता है और वो उस वेग में सब कुछ बह जाता है। तो जनाब, मेरे कहने का मतलब है कि थोड़ा सोच कर पहाड़ों में जाइए और वहां पर अगर आपको खूबसूरत घर खरीदना है तो थोड़ा नदी से दूर खरीदिए। मैं मना नहीं कर रहा हूं, वादियों के मजे लेने का, वादियों को देखने का, वादियों को महसूस करने का हक सभी को है, लेकिन थोड़ा सा नदी से दूर, खतरे से दूर। बिल्डर तो आपको नदी में ही उतार दे रहा है कि देखिए साहब इधर रोड है और पीछे जब आप बालकनी में पहुंचेंगे तो आपको नीचे पानी बहता हुआ दिखाई देगा। इसलिए क्योंकि ग्लेशियल जो है, झीलें, वो बहुत खतरनाक हैं और जब वो फटती हैं तो क्या होता है, इसके पीछे एक नहीं कई संभावित कारण होते हैं। इंसान उसको जान नहीं सकता, उसका अध्ययन नहीं कर सकता है। पहला कारण क्या है? एक तो भारी बारिश जो आजकल अचानक से बहुत ज्यादा हो रही है, वो पहाड़ों में भी हो रही है, शहरों में भी हो रही है, जिसके कारण क्या होता है, झील पर दबाव पड़ता है, प्राकृतिक बांध पर दबाव पड़ता है। दूसरा क्या है, भूस्खलन बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर बड़ी मात्रा में चट्टान और मिट्टी झील में गिरती है तो उससे अचानक एक वेव पैदा होता है। तीसरा क्या है, बर्फ और चट्टान का झील में गिरना जो हो रहा है। ऐसा ही हुआ केदारनाथ में भी, 2013 की बात कर रहा हूं। इंसान सबक सीखा नहीं, विशेषकर ऊंचे और अस्थिर ग्लेशियल इलाके जो हैं वहां पर चौड़ा भूस्खलन, हिमस्खलन, यानी कि ग्लेशियर का टुकड़ा झील में गिरता है तो पानी को उछाल सकता है और प्राकृतिक बांध को नुकसान पहुंचा सकता है। पांचवा, भूकंप का जो मोरेन बांध होता है, जो प्राकृतिक तौर पर बनता है, प्रकृति ही उसे बनाती है, वो कमजोर हो जाता है। इसमें कोई एक कारण अकेला काम नहीं करता है, या कई घटनाएं एक साथ हो सकती है। और यही वजह है कि किसी झील को सुरक्षित घोषित करना आसान नहीं है, क्योंकि खतरा सिर्फ झील के पानी में नहीं है, उस पूरे पहाड़ी सिस्टम में छुपा हुआ है जिसे इंसान अभी तक जान नहीं पाया है। वो वहां की हवा, वहां की बर्फ, वहां के पहाड़ और पहाड़ पर होने वाली हरियाली को महसूस कर सकता है, लेकिन उस खतरे को भांप नहीं सकता, क्योंकि तमाम ऐसे अध्ययन और ऐसी रिपोर्ट्स मौजूद हैं जिन रिपोर्ट को अभी तक सार्वजनिक किया ही नहीं गया है।